नमस्कार दोस्तों, IQ क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हैं वो है शंकरी प्रसाद केस 1951 का। तो देखिए, इस शंकरी प्रसाद केस 1951 के केस के ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करते हैं, इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, कौन सी ऐसी परिस्थिति बनी, कौन से ऐसे सिचुएशन हुए जिसके चलते 1951 का शंकरी प्रसाद केस आया। तो जरा हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि 1951 के समय ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सा लॉ आया, ऐसा कौन सी परिस्थिति बना जिसके चलते शंकरी प्रसाद केस आया 1951 में। तो देखिए, इस समय 1951 में अपने वहाँ प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू अपने वहाँ 1951 में प्रधानमंत्री थे। ये थोड़ा सा समाजवादी किस्म के आदमी थे, थोड़ा सा सोशलिस्ट टाइप के आदमी थे। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि अपने वहाँ जो आज़ादी का लड़ाई था, इंडिपेंडेंस का जो भी अपने वहाँ लड़ाई था, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्ग नहीं शामिल था, उसमें महिलाएं भी शामिल थीं, बच्चे, बूढ़े, SC ST, माइनॉरिटी, OBC सब के सब शामिल थे। और वहाँ पे आज़ादी का मतलब सेम सबका एक जैसा नहीं था। सबका मतलब सिर्फ आज़ादी से एक चीज़ नहीं था कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, हमें ब्रिटिशर से आज़ादी चाहिए, नहीं। सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट था। किसान ये चाहते थे कि हमें जमींदारों से आज़ादी मिल जाए। जो महिलाएं थीं वो ये चाहती थी कि हमें सामाजिक कार्यों में भी थोड़ा भागीदारी मिले। हम सिर्फ और सिर्फ घर के ही कामकाज में क्यों रहें, घर के कामकाज में थोड़ा सा पुरुषों की भी भागीदारी हो, और हम थोड़ा सा बाहरी समाज में भी, बाहर के समाज में भी अपना जो है कि अपना नाम रोशन कर सकें और वहाँ पे भागीदार बन सकें। ठीक है, तो सबके सब वर्ग का अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट था, और इन सारे इंटरेस्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छी तरह से भली भांति समझते थे। और उनका ये मानना था, वो ये चाहते थे कि देश को आज़ाद हो जाने के बाद, संविधान बन जाने के बाद कुछ इस तरह के प्रावधान हो, कुछ इस तरह के लॉ लाया जाए जिसके चलते गरीबों का, जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जो निचले वर्ग हैं, उनका भी उत्थान हो सके, उनके साथ भी न्याय हो सके। तो इसके लिए उन्हें करना क्या था कि कुछ निम्न वर्गों के लिए थोड़ा सा आरक्षण का व्यवस्था कर सकते थे। निम्न वर्गों के लिए कुछ ऐसे लॉ ला सकते थे जिसमें बड़े वर्गों को वंचित कर सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्गों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को ही उनका हकदार बनाया सके, उनका लाभार्थी बनाया जा सके। तो इसके लिए ये इनका टारगेट था जवाहरलाल नेहरू का 1951 के समय में। लेकिन इसके बीच में समस्या क्या था? आखिर कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा तभी तो इसमें थोड़ा समय लगा। तो 1951 के समय जो ये करना चाहते थे, उसमें जो आड़े आ रहा था वो क्या आ रहा था? फंडामेंटल राइट्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, सरकार के द्वारा हर एक नागरिक को इक्वली दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? वही राइट होते हैं जो सरकार ने लोगों को दिया हुआ है कि भाई भैया आप ये सब काम कर सकते हैं, और इसके तहत अगर आपको किसी भी तरह का समस्या हो तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये सारे फंडामेंटल राइट्स लोगों को प्राप्त थे, सबको इक्वली प्राप्त थे। यही बीच में आड़े आ जा रहा था इनके सामने। अगर वो गरीबों के पक्ष में, अगर वो माइनॉरिटी के पक्ष में किसी तरह का लॉ बनाते थे, बड़े वर्ग वाले पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट में कि इसमें सिर्फ और सिर्फ निम्न वर्ग को ही क्यों शामिल किया गया है, हमारा भी तो इसमें राइट है, राइट टू इक्वलिटी राइट है हमारा, राइट टू एजुकेशन। अगर शिक्षा के मामले में अगर किसी भी तरह का OBC या फिर SC ST के पक्ष में अगर कोई लॉ लाया जाता था तो यहाँ पे बड़े वर्ग पहुंच जाते थे कि आर्टिकल 15 के तहत हमें भी शिक्षा का अधिकार है, हमें क्यों नहीं इसमें शामिल किया जा रहा। या फिर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड अगर किसी भी तरह का लॉ लाया जाता था, उस समय बड़े बड़े जमींदार पहुंच जाते थे, क्योंकि उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो है कि उनका फंडामेंटल राइट हुआ करता था। तो अब जवाहरलाल नेहरू इस बात को पहले से ही सोच रहे थे, और ये इनका टारगेट था कि किसी ना किसी तरह से हम इन समस्याओं से बचें जो इनके बीच में आड़े आ रहा था। इसके लिए उन्होंने जो एक्शन लिया, जो उन्होंने पहला कदम उठाया, वो उन्होंने क्या किया? 1951 में उन्होंने कर दिया संविधान का पहला संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक, पहला संशोधन उन्होंने किया। और इस पहले संशोधन में उन्होंने किया क्या? बेसिकली यहीं से जो शंकरी प्रसाद केस है वो यहीं से निकला है। इस शंकरी प्रसाद केस का जो मेन टारगेट था वो यही था कि पहले संविधान संशोधन को रोकना, पहले संविधान संशोधन को अवैध घोषित करना, उसे खारिज करवाना। तो ये तो उनका मेन मकसद था। अब इन्होंने किया क्या कि उस समय जो आर्टिकल 31 हुआ करता था, इस पहले संविधान संशोधन के पहले की मैं बात कर रहा हूं, आर्टिकल 31 जो हुआ करता था, इसके तहत लोगों को एक अधिकार मिला था, राइट टू प्रॉपर्टी। इस आर्टिकल 31 के तहत लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिला हुआ था, और ये जो राइट था वो फंडामेंटल राइट था।
एक और बात मैं आपको बता दूं, इसको ध्यान में रखते हुए एक और आर्टिकल को साथ साथ ध्यान में रखना है, आर्टिकल नंबर 15। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि आर्टिकल 14 जो है कि अपना राइट टू इक्वलिटी है, समानता का अधिकार, और राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के ही अधिकार को ही बात करता है। उसी में आता है एक आर्टिकल 15 जो ये बताता है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबको समानता का अधिकार है। यानी कि आर्टिकल 15 जो क्या है, राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी का मैटर था इसमें। अब यही इनके बीच में जो है कि मेन समस्या था। अब इन्होंने क्या किया, इन्हीं दोनों में किया अमेंडमेंट। इन्होंने क्या अमेंडमेंट किया, पहले आर्टिकल 31 में जो प्रावधान थे वो ये थे कि आर्टिकल 31 के तहत अगर सरकार किसी भी व्यक्ति के प्राइवेट प्रॉपर्टी को, उसकी निजी संपत्ति को छीनना चाहती थी, अगर छीनना चाहे तो क्या करना होता था, उसके लिए एक लॉ बनाना होता था, उसके लिए एक विधि पारित करना होता था। और वो भी जो छीनना है, जो राइट टू प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी भी व्यक्ति का अगर प्रॉपर्टी छीनना है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, लोक कल्याण में होना चाहिए। किसी भी तरह के प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी निजी कार्यों के लिए नहीं छीना जा सकता था। जैसे कि मान लीजिए अगर सरकार को रेलवे बनाना हुआ, अगर सरकार को हाईवे बनाना हुआ, अगर सरकार को किसी तरह का हॉस्पिटल कॉलेज वगैरह बनाने हो, तो किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी ले सकता है, वो भी एक विशेष लॉ बनाकर, उसके लिए एक विधि पारित करके। आई बात समझ में। और यहां पे सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं था, आर्टिकल 31 में यह भी कहा गया था कि अगर सरकार किसी भी व्यक्ति का अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी छीनता है तो उसमें एक शब्द हुआ करता था कंपनसेशन का। तो 31 में पहला क्या था, अगर किसी भी तरह का अगर प्रॉपर्टी छीनना है उसके लिए एक विधि पारित करना होता था, लॉ बनाना होता था। और दूसरा क्या कहता था, यहां पे कंपनसेशन शब्द का जिक्र आया था कि अगर सरकार किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर्टी छीनना चाहे तो उसके बदले इक्विटेबल अमाउंट उसे देना होता था। इस पहले संविधान संशोधन में इन्होंने किया क्या, आर्टिकल 31 में दो क्लॉज जोड़ दिए। आर्टिकल 31 में पहला उन्होंने क्या किया, अब मैं यहां से संशोधन की बात कर रहा हूं, यहां ये तो था कि पहले इस आर्टिकल 31 में क्या था, ठीक। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल 31 में उन्होंने उस समय किया क्या, कि उन्होंने किया ये कि अगर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इन्होंने ये लिखवा दिया कि अगर लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड सरकार किसी भी तरह का लॉ लाता है, अगर किसी भी तरह का बिल लाता है, अगर किसी भी तरह का कानून पारित करवाता है, किसके संबंध में, लैंड रिफॉर्म के संबंध में, तो उस पर बाकी किसी फंडामेंटल राइट्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा कि इस लैंड रिफॉर्म के तहत हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का, राइट टू प्रॉपर्टी हो, राइट टू इक्वालिटी हो, जिस भी प्रॉपर्टी का हनन हुआ है या किसी भी राइट का हनन हुआ है, इसके तहत इन्होंने पहला काम ये किया। दूसरा काम इन्होंने क्या किया, इसी में आर्टिकल 31 के ही तहत उन्होंने एक और काम किया, एक और चीज किया। वो क्या था कि उन्होंने 9th शेड्यूल जुड़वा दिया, 9th अनुसूची शेड्यूल। और 9th शेड्यूल का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी लॉ इस शेड्यूल में पड़ गया, इसका मतलब कि वो जो लॉ है वो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से बच जाता था, जुडिशियल रिव्यू से बच जाता था। यानी कि किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में डाल देने का मतलब पहले ही सुप्रीम कोर्ट को यह चेतावनी दे दिया गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट आप चुपचाप रहिए, आप अपना काम करिए, आप इसके बीच में दखल अंदाजी मत करिए। ये जो लैंड रिफॉर्म का जो काम है वो जरूरी है, इन्हीं सारे मुद्दों पे, इन्हीं सारे सपनों पे देश आजाद हुआ है, ये काम करना ही पड़ेगा, अदरवाइज गरीब गरीब ही रह जाएंगे। और इस लैंड रिफॉर्म को इस शेड्यूल में डाल देने का मतलब कि आप इस पर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, ये लीगल है, ये इलीगल है, इसमें किसका प्रॉपर राइट हनन हो रहा है, किसके राइट बरकरार रह रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। आई बात समझ में। उसके बाद इन्होंने आर्टिकल 31 में तो पहले संविधान संशोधन में काम किया ही, साथ में उन्होंने आर्टिकल 15 में भी ये काम किया। और वो क्या था, इस 15 में क्लॉज 4 जुड़वा दिया। ये क्लॉज 4 क्या कहता था, आर्टिकल 15 बेसिकली क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में लोगों का समानता का अधिकार। इस 15 और 4 के तहत उन्होंने क्या किया, अगर शिक्षा के क्षेत्र में अगर किसी भी तरह का लॉ SC ST OBC, यानी कि अगर एक शब्द में हम कहें तो माइनॉरिटी के पक्ष में अगर किसी भी तरह का शिक्षा के क्षेत्र में लॉ लाया जाता है, उस पर भी आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 का किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि
आर्टिकल 15(4) के तहत हुआ कोई भी एजुकेशनल सिस्टम में आया रिफॉर्म जिसके चलते सिर्फ एसटी और एससी ओबीसी ही इसके लाभार्थी बन रहे हैं, हमारा राइट टू इक्वलिटी इसके से डिस्टर्ब हो रहा है, हमें भी इसमें भागीदार बनाया जाए, इसके बेसिस पे कोई भी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता कि 14 और 15 हमारा इसके चलते हनन हुआ है। आई बात समझ में? इन्होंने पहला अमेंडमेंट करके ये सारे काम निपटाए। यही बेसिक थे जो इनके इस वाले काम में, किस काम में कि गरीबों के साथ जो भी उनको न्याय करना था उसके बीच में जो मेन इनका प्रॉब्लम था वो था आर्टिकल 31 और वो था आर्टिकल 15। इन दोनों मैटर को इन्होंने सॉल्व किया किसके जरिए? पहले संविधान संशोधन के जरिए। और जैसे ही ये पहला संविधान संशोधन हुआ, लोगों का दिमाग हुआ खराब। किन लोगों का दिमाग खराब हुआ? बड़े बड़े लोगों का, जैसे कि जमींदारों का, उसके बाद से जो बड़े वर्ग के लोग थे, पूंजीपति थे, उनका दिमाग खराब हुआ कि आखिर यहाँ पे अब ये लोग करेंगे क्या। बेसिकली लैंड रिफॉर्म का मतलब आप समझिए होता क्या है। लैंड रिफॉर्म में होता ये है कि बड़े बड़े जो जमींदार होते हैं उन जमींदारों की सारी जमीनें लेकर, ठीक, सारे बड़े बड़े जमींदारों की जमीन लेकर और छोटे छोटे किसानों में उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका मेन टारगेट यही होता है कि वहां पे इक्वलिटी, समानता लाया जा सके। डीपीएसपी में इसके बारे में डिटेल में वहां पे डिस्कशन है, ठीक। यानी कि लैंड रिफॉर्म का मतलब सिंपल क्या है? बड़े बड़े जमींदारों से जमीन लेकर छोटे छोटे किसानों में बांटना। और जैसे ही ये करना चाह रहे थे 31 के तहत वो चले जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट। यानी कि अब यहां से ये तो इनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। इसी बात को लेकर अब जमींदारों का दिमाग तोते उड़ गए। अब वो अब क्या करना शुरू किए कि पहले जो जमींदार थे वो क्या करते थे, किसी भी तरह के सरकार ने अगर लॉ लाया, लैंड रिफॉर्म करना चाहा, वो तुरंत पहुंच जाते थे। जैसा कि आप लोग को पता होगा आर्टिकल 32 के तहत हर एक व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर फंडामेंटल राइट्स, किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है। हाई कोर्ट भी जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। किस लिए? अपने उस फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए जो फंडामेंटल राइट्स उसका हनन हुआ है, ठीक। तो अब लोग क्या करते थे, आर्टिकल 32 के तहत चले गए वो फंडामेंटल राइट्स, वो कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट। और जैसे वो सुप्रीम कोर्ट गए, जाके कहे क्या कि भैया महोदय सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 में हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हम अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए आपके पास आ सकते हैं। इस सरकार ने इस एक्ट के तहत हमारे इस फंडामेंटल राइट्स को हनन किया है, इस फंडामेंटल राइट्स का डिसमेंटल किया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट, प्लीज हमारे इस अर्जी को सुने और इस पे आप न्याय करिए, ठीक है। यानी कि इसके तहत आर्टिकल 32 के हेल्प से वो पहुंच जाते थे सुप्रीम कोर्ट। अब इन्होंने क्या किया कि जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यही साफ साफ बोल दिया कि हम अब फंडामेंटल राइट्स के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप कहीं नहीं जा सकते। आर्टिकल 31 के तहत हम लैंड रिफॉर्म भी करेंगे, 9th शेड्यूल में डाल चुके हैं, जिसके चलते उस पर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलेगा नहीं। हम इसके चलते एससी एसटी ओबीसी के पक्ष में भी रूल बनाएंगे, आप इसके चलते भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अब इन लोगों को कोई पॉइंट मिल नहीं रहा था, जो बड़े बड़े जमींदार थे इन लोगों को कोई पॉइंट मिल नहीं रहा था कि अब हम किस आधार पे लड़ें, किस आधार पे हम इस लॉ को, जो पहला अमेंडमेंट एक्ट है, इसको हम किस आधार पे चैलेंज करें। अब ये सोचना शुरू किए कोई दूसरा पॉइंट, और इन्हें मिला दूसरा पॉइंट। जरा उस पॉइंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो इनका मेन टारगेट था, उस टारगेट में को पूरा करने के लिए कौन से पॉइंट मिले। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दो आर्टिकल को देखिए जरा ध्यान से, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368। इन दोनों आर्टिकल के बीच का जो संबंध है, यही इस शंकरी प्रसाद को इस बारे में उन्हें मोटिवेट किया कि नहीं, तुम इसके माध्यम से इस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज कर सकते हो, ठीक। अब यहां से आर्टिकल 13 और 368 के बीच का आपसी संबंध क्या है, पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम ये देखेंगे कि शंकरी प्रसाद केस का मैटर किस तरह से आया सामने और शंकरी प्रसाद केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या था। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 13 और 368 के बीच का आपसी संबंध क्या है। देखिए, आर्टिकल 13 में जो मेन क्लॉज है, वो क्लॉज है, 3 क्लॉज दिए गए हैं। पहला क्लॉज, दूसरा क्लॉज, तीसरा क्लॉज। हमें जिस क्लॉज से यहाँ मतलब है वो है क्लॉज नंबर 2 और क्लॉज नंबर 3, ठीक। फर्स्ट क्लॉज में वो सब लॉ दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले के सारे लॉ हैं, तो उससे यहाँ पे हमारा कोई खास मतलब है नहीं। हमारा मतलब आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 और आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 से है। आई बात समझ में? क्लॉज नंबर 2 है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के तहत ये बताया जाता है कि
सरकार या संसद, संसद किसी भी तरह का ऐसा लॉ नहीं पारित कर सकता, संसद किसी भी तरह का ऐसा लॉ नहीं बना सकता जिससे किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो या किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स प्रभावित हो रहा हो। आई बात समझ में? यानी कि सेकंड क्लॉज में क्या लिखा गया है कि संसद ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को हनन करे। आई बात समझ में? अब देखिए यहां पे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में क्या बताया गया है, उस लॉ के बारे में जो फंडामेंटल राइट को हनन करेगा वो खारिज हो जाएगा। अब आर्टिकल नंबर 13 में क्या किया गया है, इसी लॉ को डिफाइन किया गया है कि अब ये लॉ होंगे क्या क्या, ये तो बता दीजिए आपकी लॉ बनेगा, फंडामेंटल राइट्स को हनन करेगा, खत्म हो जाएगा। तो आखिर वो लॉ होंगे क्या क्या, उसके बारे में बताया गया है थर्ड क्लॉज में। इसमें क्या बताया गया है, आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 3 में लॉ को बताते हुए क्या कहा गया है, लॉ में क्या क्या शामिल है। पहला एक्ट के बारे में डिटेल आप लोग को मेरे ख्याल से पिछली वीडियो अगर आपने मेरा देखा हो तो उसमें मैंने बढ़िया से बताया था कि एक्ट क्या होता है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर संसद को या सरकार को किसी भी तरह का लॉ लाना हो, किसी भी तरह का लॉ बनाना हो, किसी भी तरह का रूल लाना हो, उसके लिए सरकार वहाँ पे संसद में कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या करता है, एक बिल तैयार करता है और उस बिल को पास करवा के बनवाना होता है एक्ट। पास कैसे होता है, उस बिल को पहले संसद में वहां पे पेश किया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, या तो पहले लोकसभा में या तो पहले राज्यसभा में। लोकसभा से पास होकर पहुंचता है राज्यसभा में, राज्यसभा से पास होने के बाद पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास, और जैसे ही प्रेसिडेंट साहब के पास उसका एसेंट मिला वो बन जाता है एक्ट। तो ये है एक्ट। अगर किसी भी तरह का एक्ट संसद ने पारित किया है, जो एक्ट देश पे लागू होना है वो एक्ट भी एक तरह का लॉ होगा। पहला बात आया समझ में। दूसरा इसमें क्या शामिल है, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस कहने का मतलब हिंदी इसका होता है अध्यादेश। अगर किसी भी तरह का देश में आपातकालीन परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति है, जिस समय संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, वहां पे सेशन नहीं चल रहा है और ऐसा कोई परिस्थिति आ गया सामने कि हमें लॉ बनाना ही है, लॉ बनाना मजबूरी है, बिना इसके काम नहीं चलेगा, उस समय राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल क्या करते हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं। वो ऑर्डिनेंस एक तरह का लॉ के जैसे ही होता है जिसको मानना कंपलसरी होता है और उसके तुरंत बाद जैसे ही सेशन शुरू होता है, संसद का जैसे सत्र शुरू होता है, उसे पास करवा के क्या बनवा दिया जाता है, लॉ बनवा दिया जाता है। आई बात समझ में। और ये ऑर्डिनेंस निकालने का शक्ति सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही नहीं, ये अध्यादेश निकालने का शक्ति राज्य सरकार के पास भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल नंबर 123 के तहत, यानी आर्टिकल नंबर 123 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश निकाल सकता है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट को यानी कि अगर राज्यपाल को अगर अध्यादेश निकालना हो तो वो आर्टिकल नंबर 213 के तहत निकालेगा। आर्टिकल 123 के तहत कौन निकालेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि प्रेसिडेंट, और यहां पे कौन निकालेगा, राज्यपाल। आई बात समझ में। अब देखिए एक यहां पे ये तो हो गया एक्ट और ये हो गया ऑर्डिनेंस। सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें ऑर्डर भी शामिल है। अगर किसी तरह का ऑर्डर आता है, रूल आता है, या किसी भी तरह का सरकार का नोटिफिकेशन आता है, या सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे कस्टम्स भी शामिल है। कस्टम्स किसे कहते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। कस्टम एक ऐसा प्रावधान है, एक ऐसा रूल जिससे सरकार से तो मान्यता नहीं प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशन में मान्यता नहीं प्राप्त है, लेकिन फिर भी उसे सभी के द्वारा फॉलो किया जाता है, उसे रूल के जैसे फॉलो किया जाता है, उसे कहते हैं कस्टम। और अगर इस तरह का कोई कस्टम है वो भी लॉ के तहत, लॉ के अंतर्गत आएगा। यानी कि आर्टिकल 13 में सिंपल क्या लिखा गया है कि अगर इन सारे मैटर में से एक्ट हो, ऑर्डिनेंस हो, ऑर्डर हो, रूल्स हो, बाई लॉज हो, कस्टम्स हो, इनमें से कोई भी किसी भी तरह का अगर लॉ बनाया जाता है जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करे, उसे उस मात्रा में अप टू द एक्सटेंट, यहां पे एक टर्म आता है अप टू द एक्सटेंट। अप टू द एक्सटेंट का मतलब उस मात्रा में, किस मात्रा में, जहां तक वो फंडामेंटल राइट्स का हनन करेगा। जैसे कि मान के चलिए एक लॉ लाया गया जिसमें 50 पॉइंट है, 50 पॉइंट वहां पे 50 पॉइंट यहाँ पे लॉ में शामिल हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगे उस 50 पॉइंट में से 10 पॉइंट ऐसे हैं जो किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, उस 10 पॉइंट को वहां से खारिज करेगा, 40 पॉइंट को पास करके वो एक्ट बनाएगा। यानी कि सिर्फ उतना ही वहां से खारिज होगा, सिर्फ उतना ही इलीगल घोषित होगा जितना के चलते फंडामेंटल राइट्स डिस्टर्ब हो रहा था। यानी कि अप टू द एक्सटेंट इफ एनी लॉज, लॉ क्या क्या है, एक्ट, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, बाई लॉज, कस्टम, इफ एनी लॉज passed by the parliament which dismantle any of the fundamental rights, then that laws would be decided as
इलीगल और असंवैधानिक या अवैध उसे घोषित कर दिया जाएगा। आई बात समझ में? ये रहा आर्टिकल 13। अब यहीं से पेच शुरू होता है, यहीं से वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है जिसके चलते शंकरी प्रसाद केस आया। उस प्रॉब्लम को समझने से पहले हम जरा सा आर्टिकल 368 को समझने की कोशिश करते हैं कि ये आर्टिकल 368 क्या है। ठीक, इसको देखिए, आर्टिकल 368 में सिंपल ये बताया गया है इसके तहत कि संवैधानिक संशोधन कैसे हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है। और इस आर्टिकल 368 में ये बात बताते हुए दो प्रावधान किए गए हैं। पहला कि जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, जो संवैधानिक संशोधन होगा, वो संवैधानिक संशोधन का शक्ति किसके पास है, संवैधानिक संशोधन कर कौन सकता है, यानी कि वो पावर किसके पास है। इसका जवाब सिंपल आप लोग को पता होगा मेरे ख्याल से, क्या कौन करता है, ये पार्लियामेंट, यानी कि संसद के पास ये शक्ति होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में संशोधन कर सके। दूसरा प्रोविजन क्या किया गया इसमें कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, यानी कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, उस प्रक्रिया को भी आर्टिकल 368 में डिटेल में बताया गया है। जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 368 के तहत जो अमेंडमेंट होता है, जो संवैधानिक संशोधन होता है, भैया वो इतना आसान नहीं होता। अभी हमने इस बात को देखा, यहाँ पे लॉ में एक्ट थे, ऑर्डिनेंस, इन सारे मैटर में क्या होता था, अगर किसी ऑर्डिनरी एक्ट को, ऑर्डिनरी बिल को हमें पास कराकर एक्ट बनाना है, उस समय क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने उसे पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने का मतलब उसे लोकसभा में या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया। वहां पे इंट्रोड्यूस होने के बाद, वहां पे पेश होने के बाद पहले लोकसभा से पारित हुआ, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा से पारित हुआ, और ये पारित होने के लिए कोई बहुत बड़ा मेजोरिटी नहीं चाहिए, सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि 50% से अधिक, आधे से अधिक लोग अगर इसके पक्ष में हैं। जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितना है, 545। 545 में से ऐसा तो नहीं है कि डेली के डेली सबके सब वहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचते हैं। मान लेते हैं कि उस दिन, जिस दिन इस बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, उस दिन लोकसभा में टोटल जो स्ट्रेंथ था प्रेजेंस का, वो कितना था, 500। अगर 500 लोग वहां पे प्रेजेंट हैं वोट करने के लिए, और 500 लोग अगर वोट कर रहे हैं, अगर उस 500 में से 500 का आधा कितना हुआ, 250। अब उस 250 से एक अधिक, अगर 251 लोग उस बिल के पक्ष में अपना मत दे देते हैं, वोट दे देते हैं, तो ये मान लिया जाता है कि लोकसभा से ये पास हुआ। सेम यही प्रोसीजर फॉलो होता है कहाँ, राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में भी इसे, यहाँ से लोकसभा से पास होने के बाद पहुंचा राज्यसभा में, वहां पे भी इसे अगर आधे से अधिक बहुमत मिल गया, 50% + 1 अगर वोट मिल गया, तो ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा से भी पास हुआ, और लोकसभा राज्यसभा से पास होने के बाद ये पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास, एसेंट देते हैं, वो बन जाता है एक्ट। ये तो था एक बहुत खतरनाक प्रोसेस नहीं है, नॉर्मल प्रोसेस है, आराम से हो जाता है। लेकिन वही अगर हमें करना हो संविधान में संशोधन, तो भैया संविधान में संशोधन करना काफी मुश्किल काम होता है, बहुत खतरनाक काम होता है। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इंग्लैंड का हाल इसमें क्या है, इंग्लैंड में जो है कि वहां पे संविधान में संशोधन करना काफी आसान होता है, नॉर्मल बिल से पास करके उसे संविधान संशोधित कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें यूएसए का, अमेरिका का, तो वहां पे जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो हाल है वो रिजिड है, अमेंडमेंट करने का प्रोसीजर काफी रिजिड है। उन्हें संविधान संशोधन करने के लिए काफी मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। और जो इंडिया है, इंडिया का हाल इन दोनों के बीच का है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन न तो बहुत ज्यादा रिजिड है, न तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी कि यहाँ पे जो पास कराने का, जो भी अमेंडमेंट कराने का जो प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर होता कैसे है। देखिए, अगर सरकार को किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना हो, कि संविधान के किसी भी भाग में अगर संशोधन करना हो, उससे रिलेटेड एक तैयार किया जाता है बिल। उस बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा लोकसभा में। लोकसभा में इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वहां पे क्या होता था, सिंपल मेजोरिटी 50% + 1 वोट मिल जाता था, पास हो गया। यहां पे सिर्फ और सिर्फ 50% से काम नहीं चलेगा, यहां पे तो हमें टोटल स्ट्रेंथ का 50% तो चाहिए ही। ध्यान दीजिएगा, यहां पे मैं टोटल स्ट्रेंथ बोल रहा हूं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का नहीं। अगर लोकसभा में 545 लोग का टोटल स्ट्रेंथ है, बैठे कितना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, 545 का सिंपल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, यानी कि 545 में आधे से एक अधिक का वोट तो चाहिए ही चाहिए। साथ में हमें जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि जो लोग उपस्थित हैं, उनका 2/3 बहुमत भी चाहिए।
आई बात समझ में आ रहा होगा कितना मुश्किल काम होता है। यानी कि अगर लोकसभा में जितने मेंबर मौजूद हैं उनका 2/3 प्लस साथ में टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1, ये प्रोसीजर सिर्फ सेम टू सेम राज्यसभा में भी होगा। यहाँ पे जो 368 के तहत अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर के बारे में जो एक मेन पॉइंट मैं अगर बोलूँ तो यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान नहीं होता है। ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान का मतलब सिंपल यहाँ पे क्या होता था, अगर नॉर्मल ऑर्डिनरी बिल को पास करवाना है, लोकसभा ने पास कर दिया है और लोकसभा ये चाह रहा है कि मैं इसे पास करवा दिया जाए, यानी कि इसको एक्ट बना दिया जाए, और राज्यसभा बीच में अड़ा हुआ है कि आप कितना भी कोशिश कर लीजिए हम पास नहीं करेंगे। अगर लोकसभा अड़ जाए कि नहीं हमें पास कराना ही है तो वो क्या करेगा, इस पे बुलवा लेगा एक ज्वाइंट सीटिंग। ज्वाइंट सीटिंग का मतलब कि लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ और राज्यसभा का टोटल स्ट्रेंथ, इन दोनों का टोटल स्ट्रेंथ कंबाइंड स्ट्रेंथ जो होता है वो होता है ज्वाइंट सीटिंग का टोटल स्ट्रेंथ, ठीक। और ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा के भी मेंबर बैठेंगे, राज्यसभा के भी मेंबर बैठेंगे और टोटल स्ट्रेंथ से होगा वहां उस बिल पे वोटिंग, और वहां पे सिंपल मेजोरिटी अगर मिल जाए बिल को पास कर दिया जाता है। और आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा कि ज्वाइंट सीटिंग में लोकसभा का हाथ हमेशा मजबूत होता है, लोकसभा ताकतवर होता है। और अगर यहां पे ज्वाइंट सीटिंग हो रहा है इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से काम नहीं चलेगा। अगर राज्यसभा बीच में अड़ जाए कि नहीं हम इसे पास नहीं करेंगे तो ये संविधान में संशोधन 368 के तहत नहीं हो सकता। किसी भी हाल में लोकसभा से पास हो जाने के बाद राज्यसभा में भी टोटल स्ट्रेंथ का 50% प्लस 1 और साथ में प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 चाहिए ही चाहिए, तभी जाके ये अमेंडमेंट हो पाएगा। आई बात समझ में। तो ये तो होता है कि ज्वाइंट सीटिंग में नहीं हो सकता, यहाँ पे ज्वाइंट सीटिंग नहीं हो सकता। दूसरा 368 के बारे में क्या पॉइंट है इसके बारे में, इसके 368 के तहत कोई भी ऑर्डिनेंस जारी नहीं किया जा सकता, कोई भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। यहाँ पे नॉर्मल हमें पता था कि अगर किसी भी तरह का आपातकालीन परिस्थिति है, जिस समय सत्र नहीं है, संसद का सत्र नहीं चल रहा है, उस समय राष्ट्रपति क्या करते थे, अध्यादेश निकाल देते थे अगर किसी भी तरह का लॉ बनाना हो। लेकिन अगर वो लॉ अमेंडमेंट से रिलेटेड है, अगर वो एक्ट किसी भी तरह का अगर नियम बनाना अगर संविधान के संशोधन से रिलेटेड है, तो चाहे किसी भी तरह का परिस्थिति हो, चाहे कोई भी स्पेशल वहां पे सिचुएशन हो, अध्यादेश नहीं निकल सकता। इसे लाने का सिर्फ एक ही जरिया है कि संविधान से पारित करवाने के बाद, वो भी सिंपल मेजोरिटी से नहीं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ पारित करवाकर ही इसे लाया जा सकता है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट हमने बता ही दिया आपको, स्पेशल मेजोरिटी। आई बात समझ में। तो ये तो था कि आर्टिकल 368 क्या है। अब जो यहां से अपना जो पेज निकल के आता है जिसके चलते शंकरी प्रसाद का केस हुआ, उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत जो यहाँ पे हमारा लॉ का परिभाषा दिया गया है, लॉ के परिभाषा में क्या क्या शामिल थे, एक्ट, ऑर्डिनेंस, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशन, बाई लॉज, कस्टम्स, ये जितने शामिल थे, क्या इसमें कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शामिल था? नहीं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इस आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के लॉ के डेफिनेशन में कहीं नहीं है। और यही उनको पॉइंट मिल गया उन लोगों को जो इसके बेसिस पे पहले संविधान संशोधन को चैलेंज करना चाहते थे। अब उन्होंने क्या सोचा कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है वो एक तरह का एक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यहां पे तो है नहीं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर यहां नहीं है लेकिन एक्ट तो है, ठीक, एक्ट अगर है, जो हमारा आर्टिकल 368 के तहत पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 में, वो क्या था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ही तो था, वो भी एक तरह का एक्ट ही है। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत एक्ट जो है वो लॉ का डेफिनेशन में आता है। यानी कि अब ये कहां पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट जाकर क्या बोल रहे हैं, अब जरा हम इसको समझते हैं कि इसमें हुआ क्या। शंकरी प्रसाद केस किस आधार पे वहां पहुंचा और वहां जाकर शंकरी प्रसाद जी का जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट क्या है, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, वो शंकरी प्रसाद गए सीधे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट महोदय, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत हमें ये बताया गया है, सॉरी, आर्टिकल 13(2) के तहत हमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स के तहत कोई लॉ आता है, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को डिसमेंटल करता है तो उस लॉ को अप टू दैट एक्सटेंट खारिज कर दिया जाएगा या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर।
दूसरी बात कि आर्टिकल 368 के तहत कोई भी संविधान संशोधन हो वो क्या होता है, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है। यानी कि भले ही वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हो, है तो एक एक्ट ही ना। और आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत आपने बताया हुआ है कि लॉ में एक्ट आता है, लॉ के डेफिनेशन में एक्ट को शामिल किया गया है। यानी कि हमारा आर्ग्यूमेंट ये है, शंकरी प्रसाद जी सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत होने वाला जो एक्ट है वो एक्ट एक तरह का लॉ है, और आर्टिकल 368 के तहत हुआ जो अमेंडमेंट है, पहला संविधान संशोधन, वो भी एक तरह का एक्ट है। यानी कि अल्टीमेटली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पहला हुआ है वो एक तरह का लॉ है, किसके तहत, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के तहत। और अगर ये एक लॉ है तो हमारी ये दरख्वास्त है आपसे कि ये जो लॉ है वो हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का, किसका, राइट टू प्रॉपर्टी, जो फंडामेंटल राइट था उस समय, इसका हनन कर रहा है। तो कृपया इस बात पर ध्यान दिया जाए और इसे इस आधार पे कि ये फंडामेंटल, ये एक लॉ होने के बावजूद इस फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है, इसे इलीगल ठहराया जाए या इसे खारिज किया जाए। ये था आर्ग्यूमेंट किनका, शंकरी प्रसाद का। अब जो सवाल आता है वो सवाल ये आता है कि अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। देखिए, जो शंकरी प्रसाद का केस था वो शंकरी प्रसाद केस वर्सेस क्या था, यूनियन ऑफ इंडिया। कोई भी फैसला देने से पहले सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का बात तो सुनेगा नहीं, दूसरे पक्ष की भी राय लिया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भारत सरकार से पूछा गया कि सरकार जी आपका इसमें क्या राय है, ये तो भैया ये बोल रहे हैं आपने ऐसा लॉ बना दिया जिसके चलते इनका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, अब जरा आप बताइए कि आपका क्या कहना है। सरकार ने क्या बोला, हमारा आर्टिकल नंबर 13(3) जो बोलता है, बोले हमारा आर्टिकल 368 क्या बोल रहा है, पहले इस पे ध्यान दिया जाए। आर्टिकल 368 के तहत ही हमने जो अपना पहला संविधान संशोधन किया है वो हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किसके तहत हुआ, आर्टिकल 368 के तहत। लेकिन जो 368 के तहत हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है पहला, वो एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वैसा एक्ट नहीं है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के लॉ के डेफिनेशन में एक्ट बोल रहा है। जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी टाइप आ जाता है। तो आर्टिकल क्या बोल रहे हैं सरकार कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक तरह का संवैधानिक संशोधन विधेयक है, यानी संवैधानिक संशोधन अगर है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये वैसा एक्ट नहीं है जो आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में बताया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आर्टिकल 368 का जो कार्य है उस कार्य पर आर्टिकल 13 का कोई प्रेशर नहीं काम करेगा। आर्टिकल 13 के बेसिस पे इस बात को चैलेंज नहीं किया जा सकता कि आर्टिकल 368 के तहत हुआ कोई भी संवैधानिक संशोधन इलीगल है। आई बात समझ में, ये था सरकार का आर्गुमेंट। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बेसिकली चाहे पावर किसी का भी चाहे आर्गुमेंट किसका कोई भी हो, एक पार्टी का क्या आर्गुमेंट है, दूसरे पार्टी का क्या आर्गुमेंट है, बेसिकली जो अल्टीमेटली जो डिसीजन आता है, एक तरह से आप लोग को ये सारा बात पता होगा कि अल्टीमेटली जो पावर का सारा खेल है, अगर किसी भी देश में सत्ता में जो सरकार है अगर वो ताकतवर है भैया, उस समय सुप्रीम कोर्ट महोदय थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट महोदय डाउन हुए तो सरकार जो चाहेगा वो करेगा। अगर सरकार उस समय जिस समय अगर दब जाए, सुप्रीम कोर्ट कुछ होने वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट अगर दबाव में है तो सरकार कुछ नहीं कर सकता। और इस समय जो जवाहरलाल नेहरू का सरकार था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का काफी ताकतवर उस समय पावरफुल सरकार था। और इस समय जिस समय सरकार केंद्र में पावरफुल हो उस समय सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा दब जाता है और इसका फायदा लगभग हर सरकार उठाते हैं। यहां से आर्टिकल 368 के तहत जो संवैधानिक संशोधन हुआ, सरकार ने ये इस पर उसका डिफाइन किया कि आर्टिकल 368 के तहत हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को 13 के तहत चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को माना और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उसमें इस 13 और 368 को डिफाइन करते हुए क्या कहा कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 दोनों अलग अलग सर्कल हैं। आर्टिकल 13 के बेस पे कि कोई भी संवैधानिक संशोधन हमारे इस लॉ के तहत हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है, इसे खारिज किया जाए। इस बेसिस पे इस आर्टिकल 368 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। आई बात समझ में। अब देखिए, यानी कि फाइनली जो आर्ग्यूमेंट क्या आया शंकरी प्रसाद केस का, सिंपल
यहाँ पे जो सरकार का अपना डेफिनेशन था, सरकार का जो आर्गुमेंट था, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली, अगर हम नॉर्मल आम भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें, तो ये हुआ कि अब हम देश के साथ समानता का बर्ताव करने के लिए, देश में माइनॉरिटी के उत्थान के लिए, देश में SC ST के उत्थान के लिए हम अगर कोई भी लॉ लाएंगे, उसमें इस बात के को ध्यान में रखते हुए फंडामेंटल राइट्स का किसी का हनन हो रहा है कि किसका हनन हो रहा है, इसके बेसिस पे कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। यानी कि बेसिकली हम फंडामेंटल राइट्स के साथ भी खिलवाड़ कर सकते हैं। यहाँ पे तो 368 में भैया अमेंडमेंट हमने किया है। यहाँ पे जब इसका आर्गुमेंट चल रहा था, उस समय सरकार ने यह भी बोला था कि आर्टिकल 368 तो एक संवैधान, इसके तहत तो हुआ पहला संवैधानिक संशोधन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। अगर 368 के तहत हम पहला संवैधानिक संशोधन कर सकते हैं, तो क्या आर्टिकल 13 में संशोधन नहीं हो सकता? इसमें भी तो संशोधन हो सकता है। तो अगर हम 13 में से संशोधन करके उसी को हटा दें, तो फिर आप क्या करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट महोदय, आप शांत रहिए, हम जो कर रहे हैं वो करने दीजिए। और देश में ये सब करना जरूरी है। इन्हीं सारे सपनों के साथ देश आजाद हुआ है, और इन्हीं सारे बातों को ध्यान में रखते हुए फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल अंडर आर्टिकल 368। 368 आर्टिकल के तहत फंडामेंटल राइट्स को उसे अमेंड किया जा सकता है। यह था शंकरी प्रसाद का फाइनल जजमेंट। आई होप शंकरी प्रसाद केस का सारा बैकग्राउंड, उसका किस बेसिस पे, क्या ऐसा सिचुएशन बना जिसके चलते शंकरी प्रसाद का केस हुआ, उस शंकरी प्रसाद केस में किसका क्या आर्गुमेंट था, किन किन आर्टिकल को बेस मानकर ये केस हुआ, किन किन आर्टिकल को बेस मानकर सरकार ने उसके विपक्ष में अपना आर्गुमेंट दिया, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा, इसके बारे में आप लोग को पूरी जानकारी हो गई होगी। आई होप इस वीडियो से कुछ ना कुछ आप लोग को मदद जरूर मिला होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।